हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर और आप सभी के साथ हो चुका हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में तैयार। प्रिय साथियों, उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ व्यस्त होंगे। आप सभी सुधी श्रोताओं का सत्येंद्र सर का नमस्कार। एक अच्छा ऊर्जा एटमॉस्फेयर में से जैसे मिलती है लोगों को, वैसे आपके कमेंट्स से हमें मिलती है। तो आप सब जरूर ये सब बताया करिए कि सर किस तरह से सेशन चल रहा है, क्या है, कैसे नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी के साथ करूंगा। आज प्रतिरक्षा टॉपिक होगा। तो इस शरीर को पूरे देखो, इस शरीर को पूरी तरह से जो सुरक्षा देने का काम करती है, जो शरीर को मजबूती देने का काम करती है, रोगों से लड़ती है, उसके बारे में बताऊंगा। और सेशन कैसा लगता है ये जरूर किया करिए, शेयर, लाइक, और अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी किया करिए। एग्जाम दर्शन आपका है और मुफ्त में शिक्षा आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। और जो प्रश्न पूछा करें उनके जवाब आप जरूर दिया करिए। तो आ जाइए, सबसे पहले बात करेंगे आपके सत्येंद्र सर किससे। टॉपिक का नाम है प्रतिरक्षा। बच्चों ये है क्या? मैंने कहा प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी आपने पढ़ा होगा, बोले कि इनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। तो बच्चे इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति का रोग या रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी एक व्यक्ति का रोग या उससे लड़ने की क्षमता होगी, वही प्रतिरक्षा होगी। या शरीर का रोगों से बचाव करने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है, ये कह सकते हो। लेकिन लोगों ने कहा कि सर परिभाषा बताओ। मैंने कहा जी, प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा शरीर हमारी हानिकारक सूक्ष्म जीवों व विषैले पदार्थों से रक्षा करती है। तो लोगों ने कहा जी सूक्ष्म जीव कौन है वो? तो मैंने कहा जी वो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो विषाणु हो सकते हैं, वो प्रोटोजोआ हो सकते हैं, वो कवक हो सकते हैं। पता है? ठीक है। अब इन्होंने कहा जी प्रतिरक्षा का विकास। आप सभी लोग मुझे बताइएगा, यहाँ है नहीं, प्रतिरक्षा के जनक किसे माने जाते हैं? कमेंट करके जरूर बताना बच्चों की प्रतिरक्षा का जनक कौन है, ये आप जरूर मुझे बताइएगा। आपके लिए प्रश्न है कि सर प्रतिरक्षा का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक चीज। दूसरा, हमारे यहाँ कौन कौन से ऐसे रोग हैं? दो महत्वपूर्ण प्रश्न, जवाब जरूर दिया करिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपकी डेप्थ क्या है, मैं उस हिसाब से आपको वीडियो दे देता हूं, ठीक है। या कुछ ना कुछ जरूर बताया करिए। मैं बता रहा हूं कि प्रतिरक्षा का जनक कौन है, ये बताना है। दूसरा, हमारे देश से कौन कौन सी बीमारियों का उन्मूलन कर दिया गया है, और ये उन्मूलन करता कौन? उन्मूलन का मतलब कि उनको अब हमारे यहाँ कोई जगह नहीं दी गई है, वो है ही नहीं कि मैडम तुम हो नहीं अब। तो ये बताना है तुम्हें, ठीक है। कौन कौन सी बीमारियां हैं देखो ध्यान से। भ्रूणावस्था, प्रतिरक्षा की प्रारंभिक चरण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रश्न अगर आपसे पूछ लेगा कि प्रतिरक्षा का प्रारंभिक चरण बताओ, भ्रूणावस्था। अस्थि मज्जा में लसिका कोशिकाओं का निर्माण, आप सभी ध्यान रखना। और ये देखो शरीर के भीतर हड्डी होती है, और हड्डी के बीच में जो खाली जगह होती है, जैसे देखो ये हड्डी हो गई, और इस हड्डी के बीच में ये जो गैप है, यही अस्थि मज्जा है। दो तरह से, एक पीली होती है, एक लाल होती है। लाल आरबीसी फॉर्मेशन का काम कर रही है। और आप देख लीजिएगा, इन्हीं अस्थि मज्जा में लसिका कोशिकाओं की सहायता से मेरे बच्चे इम्यूनिटी का प्रारंभिक चरण प्रारंभ हो रहा है। थाइमस ग्रंथि के द्वारा भ्रूण में 8 से 10 सप्ताह में ही विकसित हो जाती हैं, यह ध्यान रखना। गर्भावस्था के अंतिम चरण में मां को इम्यूनोग्लोबिन जी, याद रखना, एंटीबॉडी, यानी मां के द्वारा इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे को प्राप्त होती है। और आपने ये बात पढ़ा भी था कि गर्भकालीन अवस्था में बच्चों को पोषण प्लेसेंटा से मिलता है। बोलो हाँ, पासे प्लेसेंटा पासे पोषण। दूसरी बात, इससे नवजात शिशु को प्रारंभिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जन्म के बाद प्रतिरक्षा का विकास। ध्यान दें, अब व्यक्ति का जन्म हो चुका है, कैसे अब प्रतिरक्षा विकसित होगी, ध्यान देना। इसने कहा सर स्तनपान की भूमिका आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ ध्यान दो कि माँ के दूध में कोलेस्ट्रम, या माँ के दूध में यानी कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबिन ए, याद रखना मेरे बच्चे, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और ये एंटीबॉडी क्या करती है मेरे बच्चे? शिशु को संक्रमण से बचाते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना है बच्चों, इसीलिए ध्यान रखना है
कि बच्चे को माँ के द्वारा जो कोलेस्ट्रम प्राप्त होता है पहले 2 से 3 दिनों का गाढ़ा पीला दूध, उसे जरूर देना चाहिए। आप सभी क्या मुझे बता सकते हैं कि कोलेस्ट्रम की मात्रा कितना होती है? जल्दी बताना हमें कमेंट करके, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक। सूक्ष्म जीवों के संपर्क, ध्यान दें, वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव और वायरस के संपर्क से शरीर सक्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त करती है। इससे प्रतिरक्षा स्मृति बनती है। प्रतिरक्षा स्मृति का मतलब कि यदि किसी रोग के सहायता से या यदि किसी रोग के माध्यम से पहले कोई रोग हो गया हो, बाद में फिर हो, तो उसको पहचान कर लेगी, उसे जल्दी ठीक कर देगी। ये ध्यान रखना। जैसे आपने पढ़ा था ना कि चेचक अगर एक बार व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो तुम मुझे यही बता देना कि चेचक का उन्मूलन भारत से और विश्व से कब हुआ ये रोग? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना जरूर। तीसरा, टीकाकरण। विभिन्न टीके की सहायता से शरीर में एंटीबॉडी निर्माण कराया जाता है। सभी लोग मुझे बताना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? जरूर बताना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब से होती है? सारे प्रश्न रखना, जरूर जवाब देना। जब पढ़ने लगा करो तो बगल में कॉपी रखे रहा करो, वहां क्वेश्चन लिख लिया करो, बाद में रिप्लाई किया करो। हमें अच्छा लगेगा कि आप अच्छे विद्यार्थी हो, तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, फिर मैं बनाऊंगा। और वीडियो लगती कैसी है ये भी बताया करिए। सत्येंद्र सर अच्छी मेहनत कर रहे हैं भाई, लाइक शेयर ठोक दिया करो, स्टेटस पे लगा दिया करो, तब तो हमें ऊर्जा मिलेगी, अन्यथा हमें ऊर्जा कहाँ से आएगी? ठीक है, चलो टीकाकरण हो गया। देखो, विभिन्न टीके की सहायता से शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। या प्रतिरक्षा निर्माण का मेरे बच्चे वैज्ञानिक तरीका भी होता है। प्रतिरक्षा विकास में कौन कौन से अंग सहायक हैं? देखो, प्राथमिक अंग में अस्थि मज्जा और बी लिम्फोसाइट निर्माण करती है। थाइमस टी लिम्फोसाइट के परिपक्व होने का स्थान भी होता है। द्वितीयक लसिकांग में आपके प्लीहा हैं, लसिका ग्रंथियां हैं और टांसिल हैं। ये ऐसी जगह है जहां प्रतिरक्षा विकसित होती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये ध्यान रखना, क्लियर रहेगा, भूलना नहीं किसी कीमत पे, ध्यान दें। उसके बाद मेरे बच्चे, इन अंगों में प्रतिरक्षा की क्रिया विकसित होती है। और ये बात मेरे कह रहे हैं कौन? आपके अपने सत्येंद्र सर। याद रखना, याद रखना मेरे भाई, ये हम कह रहे हैं और याद रखना इनको। ठीक है, इस तरह से मेरे बच्चे आपके पास पता चल गया कि सर प्रतिरक्षा विकास का है। और आप लोग भी अपनी राय जरूर दिया करिए कि सर इन टॉपिकों पर भी वीडियो बना दीजिए, ये हमारे टॉपिक कमजोर है, बनाएंगे हम, चिंता ना करें। अब देखो प्रतिरक्षा के प्रकार, ठीक है। अब प्रतिरक्षा के प्रकार क्या है जरा ध्यान से समझना, लेकिन उसके पहले प्रतिरक्षा विकास का चरण। जन्मजात प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद होती है। अर्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद धीरे धीरे विकसित होती है। प्रतिरक्षा स्मृति बार बार संक्रमण के या टीकाकरण से मजबूत होती है। प्रतिरक्षा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कारक हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकते हैं? यानी इनकी इम्यूनिटी कोरोना काल में इनको दिक्कत होगी। आओ देखो वो कौन से हो सकते हैं। संतुलित पोषण व्यक्ति को नहीं मिलेगा, प्रतिरक्षा डाउन हो जाएगी। देखो हमारे यहाँ विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने वाली कौन? विटामिन ई। अच्छा, तुम मुझे सभी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम कमेंट कर देना, ठीक है। सभी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन सी हैं जरूर बताना। फिर देखो विटामिन ए, सी, ई, ध्यान दें, प्रोटीन हो गई, आयरन और जिंक हो गए, स्वच्छता हो गए, तनाव हो गए, आयु हो गए। ये सभी ऐसे फैक्टर हैं जो प्रतिरक्षा विकास को प्रभावित करने का काम करते हैं। क्लियर दैट? फिर देखो प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा दो तरह से, प्राकृतिक जन्मजात, कृत्रिम उपार्जित। उपार्जित प्रतिरक्षा को हमने पकड़ा, इन्होंने कहा कि जब स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से तैयार होती है रोग के पश्चात, और कृत्रिम में ये बात आई टीकाकरण के पश्चात। ये ध्यान दे। अगली बात देखो, प्रतिरक्षा के प्रकार में जब हमने इनका बंटवारा किया था तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा को हम यहाँ डिफाइन करने चल रहे हैं। इसने कहा जी इसका अन्य नाम होता है प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। याद रखना, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे कहते हैं, ये ध्यान दें। अब सुनो, कार्य क्या है? रोगाणुओं के प्रवेश को रोकना, बहुत इंपॉर्टेंट, रोगाणुओं के प्रवेश को शरीर में रोकना। दूसरा, यदि रोगाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो उन्हें नष्ट करने का काम कौन करती है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा। दूसरा, रोगाणुओं को भी नष्ट करना और उनसे लड़ना, ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा का कार्य है।
नोट, यह सब तभी संभव होगा जब शरीर में WBC सक्रिय होती है। तो बच्चे तुम मुझे बताना कमेंट करके कि WBC की संख्या शरीर में कितनी होती है, ये ध्यान रखना, संख्या कितनी होती है ये। क्लियर? और मुझे बता देना तुम लोग कि शरीर में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरीर में RBC और WBC का रेशियो कितना होगा, ये आपके लिए प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी आप जरूर बताएंगे, मुझे उम्मीद है। क्लियर है? एकदम उम्मीद है कि आप बताएंगे। मनोज एक बार देख ले, चल। क्लियर है हर प्यारा बच्चा? नेक्स्ट ध्यान दे। अब देखो भैया, WBC शक्तिशाली होगी कब, यहाँ पॉइंट लगा दो। पहला, जब व्यक्ति का आहार संतुलित और पौष्टिक हो तब होगी। दूसरा, वह जन्म के बाद माता का गाढ़ा पीला दूध ले रहा हो, यानी कोलेस्ट्रम लिया हो। कोलेस्ट्रम है क्या? देखो कोलेस्ट्रम के बारे में बताया, जन्म के बाद माँ के स्तन से प्राप्त गाढ़ा पीला दूध। दूसरा, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। कोलेस्ट्रम में विटामिन ए, प्रोटीन व प्रतिरोधक तत्व पर्याप्त होते हैं। कोलेस्ट्रम की मात्रा 10 से 40 ml होती है। दिस इज टू इम्पोर्टेंट, याद रखना, महत्वपूर्ण है। स्तनपान की उपयोगिता क्या होती है प्रतिरक्षा के संदर्भ में? तो माँ और बच्चे को संतोष भी मिलता है स्तनपान से, या स्तन से प्राप्त दूध रोगाणु मुक्त होता है, क्योंकि बाहर से किसी भी तरह का उसका कोई संपर्क नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सर्व रोगाणु मुक्त होगा। माता का दूध शारीरिक सुरक्षा एवं भावनात्मक सुरक्षा भी देने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं, अशुद्धि नहीं है। उसके बाद ध्यान दे, बाल मृत्यु दर 5 वर्ष तक के बच्चों में 13% की कमी आई है, यदि प्रॉपर स्तनपान हुआ हो तो, 6 माह तक स्तनपान हुआ हो तो। ठीक है? उसके बाद दूध का प्रोटीन लैक्टो एल्बुमिन का पाचन भी शिशु आसानी से कर लेता है, सरल होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा कृत्रिम 2 प्रकार की होती हैं, या 2 प्रकार से प्राप्त होती हैं, एक संक्रामक रोग से, तो दूसरा टीकाकरण के माध्यम से। आइए हम इसमें और आगे जानते हैं क्या है। ये हम संपूर्ण प्रतिरक्षा से जुड़ी बात करा दे रहे हैं, क्योंकि टीका उकाकरण का एक वीडियो हमने बना दिया था। ठीक है, देखिए ध्यान से, प्रतिरक्षा में WBC का क्या योगदान है। इधर हमारी बात क्या चल रही थी मेरे भैया, टीकाकरण के माध्यम से। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब हमारी बात हो जाएगी यहाँ पर बच्चों। अच्छा, दोनों माध्यम बता दिए थे। अब देखो प्रतिरक्षा में WBC का क्या योगदान है। WBC के अन्य नाम सिपाही कोशिका, युद्धक कोशिका, अंगरक्षक, भक्षणकारी, ये इनके 4 नाम हैं, ये दिमाग में माइंड सेट करना है। क्लियर है? दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्या योगदान है इनका। पहला, रोग जनकों की पहचान करती है WBC और उन्हें नष्ट करती है। क्लियर? उसके बाद एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट का निर्माण करना, और ये रोग जनकों को नष्ट भी करती हैं। साथ ही साथ कोशिकीय प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टी लिम्फोसाइट संक्रमित कोशिकाओं और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये एक वेसल है, इसके अंदर हमने ब्लड का सर्कुलेशन कराया, और यहाँ देखो एक कोरोना वायरस था। ये वायरस जब हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करता है तो हमारी सभी WBC को सूचना मिलती है, सिपाही कोशिकाएं तैयार होकर के आएंगी और इस कोरोना को घेर करके नष्ट करके खत्म कर देती हैं। इस तरह से व्यक्ति इन कोरोना से बचा होगा। ये तो उन्हीं के पास हुआ होगा जिनकी इम्यूनिटी बूस्टेड थी, मजबूत इम्यूनिटी का जो व्यक्ति रहा होगा वही ये बात कर पाया होगा। अब जिनकी कमजोर रही होगी ये लड़ लिए होंगे। जैसे HIV का जो वायरस आता है पूरी फैमिली के साथ आता है ना, रेट्रो फैमिली। अब वो क्या करता है, वो संख्या में भी ठीक होता है तो इनसे कस के लड़ता है, अंततोगत्वा WBC को समर्पण करना पड़ जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अंततोगत्वा WBC को समर्पण करना पड़ जाता है, इसीलिए HIV खतरनाक माना गया। मेरे बच्चे, आप सभी क्या बता पाओगे कि HIV का परीक्षण किसके द्वारा करते हैं? जरूर बताना कमेंट करके। HIV का पहला मामला कहां आया और कब आया? भारत में भी और विश्व में भी, दोनों के आंसर करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, सूजन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में मजबूत भूमिका निभाते हैं। 3 पॉइंट के बाद 5वां, प्रतिरक्षा स्मृति को भी बनाती है कौन? WBC। अब WBC
देखो हैं कौन से, जैसे इओसिनोफिल्स थी, वैसोफिल्स थी, न्यूट्रोफिल्स थी। अब देखो इन्हें कणाकार बोलते हैं। अब देखो जैसे इनके अंदर ये जो भरा हुआ है ग्रीन कलर देख पा रहे ना, ये नीला, ये मान लो साइटोप्लाज्म होता, कोशिका द्रव्य होता, और इनके कोशिका द्रव्य में अगर मैं ऐसे 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 कण जैसी संरचनाएं डाल देता तो ये कणाकार हो जाती ना, कण के आकार के। फिल्स का मतलब भरी हुई है, और किससे भरी हुई है सर, ये कणों से भरी हुई है। ठीक, और एक देखो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आकणाकार है, इनमें किसी तरह के कोई कण नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसी अध्याय से तुम मुझे जवाब दे देना बच्चों। कौन सा जवाब देने चल रहे हो गुरुजी? हमें आप जवाब दे दीजिएगा कि कौन सी WBC सबसे बड़ी होती है, और कौन सी WBC सबसे छोटी होती है, और कौन सी WBC सबसे ज्यादा संख्या में होती है। इतने सारे प्रश्न हमने आपसे किए। अब अगर आप नहीं बता पाए या नहीं बताए तो फिर बहुत बुरा लगेगा। और एग्जाम दर्शन आपके साथ है, मुफ्त में वीडियो भी देगा, अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे कंटेंट्स की प्राप्ति करते रहो। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बताइएगा कि हम अगली वीडियो पर बनाएं। आज के सेशन में बस इतनी सी ही बात। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।